हम गांव से एक जंगली झाड़ी की तरह आते हैं और ये संस्थान हमें तराश के गुलदस्ता बना देते हैं, बढ़िया बना देते हैं। जब किसी भी विद्यालय में बुलाया जाता है तो मैं उसमें डायरी नहीं देखता, मैं फौरन हाँ कर देता हूँ और जो तारीख वो बताते हैं उसी पे पहुँच जाता हूँ। और उसकी वजह ये है, कॉलेज में जाके मुझे ये लगता है जैसे मैं अपनी माँ की गोद में आ गया। इनसे तो पूछते नहीं लड़कों से आप कहाँ से आ रहे हो, लड़की से पूछते हो कहाँ गई थी। भाई इनसे भी पूछ लिया करो कभी कहाँ गए थे। ये तो 15 साल का होते ही ठर्रा पकड़ लेते हैं, फिर ड्रग्स पकड़ लेते हैं और बीमारियां पकड़ लेते हैं। ये तो फिर भी शर्म लिहाज रखती हैं लड़कियां। तो इनको बढ़ाओ, इनको सताओ मत, इनको पैदा होने दो और इनको बढ़िया से बढ़िया तालीम दो। जस्साराम जी को मैं मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतनी एक बेहतरीन किस्म की संस्थाएं खड़ी की है जहाँ हमारी बच्चियों को पढ़ने का मौका मिल रहा है। मेघालय के महामहिम राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक साहब का प्रेरक और ऊर्जा से सरोबार संबोधन हम सब के बीच में। मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है तमाम सम्मानित लोगों की जो मंच पे विराजमान है। उन सब का नाम लूँगा तो आपको सजा दूंगा क्योंकि बहुत गर्मी है और आप बहुत देर से बैठे हैं। जब किसी भी विद्यालय में बुलाया जाता है तो मैं उसमें डायरी नहीं देखता, मैं फौरन हाँ कर देता हूँ और जो तारीख वो बताते हैं उसी पे पहुँच जाता हूँ। और उसकी वजह ये है, कॉलेज में जाके मुझे ये लगता है जैसे मैं अपनी माँ की गोद में आ गया। मैं 2 साल का था तब मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। इसके बाद मैं अपनी खुद खेती करके, खुद मेहनत करके कॉलेज में चला गया। मेरे कॉलेज ने मेरी ऐसी उंगली पकड़ी कि जब मैं कॉलेज छोड़ा तो 26 साल की उम्र का एमएलए होके निकला था। तो हम गांव से एक जंगली झाड़ी की तरह आते हैं और ये संस्थान हमें तराश के गुलदस्ता बना देते हैं, बढ़िया बना देते हैं और इनसे हम कहीं तक भी जा सकते हैं। तो इसलिए मैं कभी भी किसी संस्थान के बुलावे को मना नहीं करता हूँ और फौरन वहाँ आ जाता हूँ। आज मैं निवेदन करूँगा कि इस वक्त देश पे बहुत बुरा वक्त है, ख़ास तौर से किसानों पे, नौजवानों पे, और जो बेटियां हैं उनका तो पूछिए ही मत, उन्हें तो हम पैदा भी नहीं होने देना चाहते। हमारा बस चले तो ये पैदा भी नहीं हो। लेकिन मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूं कि मैं 5 स्टेट में गवर्नर रहा हूं और सब जगह में कॉन्वोकेशन में बुलाया जाता था और हर कॉन्वोकेशन में अगर 25 मेडल होते थे तो 20 लड़कियों के होते थे और 5 लड़कों के होते थे। यही अनुपात था सब जगह। तंग आके मुझे लड़कों से कहना पड़ा कि भाई साहब मान जाओ, सुधर जाओ कुछ, तुम तो खाना बनाना भी नहीं जानते, करोगे क्या? अगर कुश्ती का मेडल भी ये लेंगी, वेट लिफ्टिंग का मेडल भी ये लेंगी, पढ़ाई का मेडल भी ये लेंगी, तो तुम क्या करोगे? तो आज ये स्थिति है कि लड़कियां बहुत आगे चली गई हैं और बहुत आगे तक जाएंगी। ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम इनको आगे बढ़ाएं। लड़की जब बढ़ती है तो बहुत आगे तक जाती है। एक मुझे किस्सा याद आता है, अमेरिका की विदेश मंत्री थी कोंडालीजा राइस। दुबली पतली, गहरे सांवले रंग की शक्ल, सूरत में साधारण से भी नीचे, लेकिन अपनी सिर्फ पढ़ाई की काबिलियत की वजह से वो अमेरिका की विदेश मंत्री हो गई थी। और अमेरिका में सिफारिश से विदेश मंत्री नहीं बनते हैं हमारी तरह, वहाँ काबिलियत से बनते हैं। तो वो अपनी काबिलियत से विदेश मंत्री हो गई थी। तो लीबिया का जो तानाशाह था गद्दाफी, अभी 4 साल पहले वहाँ बगावत हो गई, बागियों ने उसको मार दिया और मार के जब उसके दफ्तर को रेड किया तो उसमें एक डायरी मिली। उस डायरी में गद्दाफी ने लिखा है कि मुझे सबसे ज़्यादा आनंद तब आता है जब मैं देखता हूं कि लिटिल कोंडी अरब शेखों को धमका रही है। लिटिल कोंडी माने छोटी सी कोंडालीजा राइस। तो
तो कोंडालीजा राइस शेखों को धमकाती थी अमेरिका की ताकत पे। अमेरिका की ताकत उसको मिली थी उसके विदेश मंत्री होने के कारण, और विदेश मंत्री हुई थी वो अपनी पढ़ाई के कारण। तो यही स्थिति यहाँ है। मैं देखता हूँ यहाँ इस स्टेट में हमारी जाति के लोगों को तो घोड़े पे नहीं चढ़ने दिया जाता था, पर अब जब हमारी लड़की IAS होके जाती है तो बड़े से बड़े ठाकुर साहब खड़े होकर सलाम करते हैं। तो ये है ताकत। आपके पास ना वो सड़ी हुई हवेलियां हैं कि आप उनके होटल बना लेंगे, ना आपके पास कोई जायदाद है, छोटी छोटी खेतियां हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर किसी को दुनिया में पुरस्कार बहादुरी का मिलना चाहिए तो वो इन इलाकों के किसानों को मिलना चाहिए। इसलिए लड़ाई के लिए तो जो राजस्थान में जितने लोग हुए हैं लड़ने वाले, उन्होंने ज़्यादा लड़ाइयों में जीत हासिल नहीं करी है। लेकिन ये जो किसान हैं, इनके 3-3 साल लगातार अकाल होता था और ये डटे रहते थे अपनी ज़मीन पे और उस अकाल का सामना करके अपनी ज़मीन को बचाए रखते थे। तो ये है पुरस्कार के लायक। इनकी बच्चियां अगर पढ़ लेंगी और ये पढ़ा देंगे तो ये बच्चियां बहुत दूर तक जाएंगी। तो मैं आपसे जो महत्वपूर्ण बात कहने आया हूँ वो ये है कि ये लड़के तो आप इनसे तो पूछते नहीं, लड़कों से आप कहाँ से आ रहे हो, लड़की से पूछते हो कहाँ गई थी। भाई इनसे भी पूछ लिया करो कभी कहाँ गए थे। ये तो 15 साल का होते ही ठर्रा पकड़ लेते हैं, फिर ड्रग्स पकड़ लेते हैं और बीमारियां पकड़ लेते हैं। ये तो फिर भी शर्म लिहाज रखती हैं लड़कियां। तो इनको बढ़ाओ, इनको सताओ मत, इनको पैदा होने दो और इनको बढ़िया से बढ़िया तालीम दो। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, मैं दिल्ली में रहता था, गवर्नर होने से पहले MP रह लिया था, MLA रह लिया था, मिनिस्टर रह लिया था, लेकिन 1.5 कमरे के मकान में रहता था। मेरे से मिलके जब चौधरी साहब नीचे जाते थे तो मेरा ड्राइवर बताता था कि साहब ये कह रहे हैं, बताओ भाई कोई आदमी, इसके 1.5 कमरे का तो मकान है, हमने तो हवेली ठोक रखी है। ठोक रखी होगी भाई, लेकिन जिस दिन ED वाले आएंगे तो तुम्हारे जाएंगे, मेरे नहीं आएंगे। क्योंकि मैं तो फ़कीर जो होता है वो बादशाहों से लड़ सकता है, अमीर बादशाहों से नहीं लड़ सकता है। आज अगर मैं किसानों के सवाल पे प्रधानमंत्री के सामने डट गया तो इसलिए कि मेरे पास कुछ नहीं था। मैं जब कश्मीर गया, मेरे जाते ही 2 मामले मेरे सामने आए जिनमें 150 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश थी। मैंने दोनों को कैंसिल कर दिया और तीसरे दिन मैं प्रधानमंत्री के पास गया कि साहब ये आपके दोस्त हैं। मैंने इनके, उसमें अंबानी था, उसमें एक हसीब द्राबू था, उसमें एक RSS के बड़े नेता थे। मैं कहा ये लोग थे, ये ले रहे थे, मुझे भी मिल सकता था, लेकिन मैंने ये कैंसिल कर दिया है। और आप अगर चाहते हो कि ये हो तो मुझे हटा के किसी और को लगा दें। मैं उनकी तारीफ़ करूंगा प्रधानमंत्री की। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, भ्रष्टाचार पे कोई समझौता नहीं, आपने ठीक किया। और मैं कैंसिल करके मैं कहा साहब मुझे तो 5 कुर्ते पजामे में आया हूँ, 5 ही कुर्ते पजामे में वापस जाना चाहूँगा। कैंसिल करके चला आया और उसका नतीजा ये हुआ कि कश्मीर जो देश की सबसे करप्ट स्टेट थी उसमें भ्रष्टाचार बहुत दूर तक ख़त्म हो गया, बहुत दूर तक भ्रष्टाचार बंद हो गया जब लोगों को पता चला कि गवर्नर का ये रुख है। तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो हवेली खड़ी करना है, ये जो काज करना है, 40-40 गांव के लोगों को खाना खिलाना है, इससे तुम्हारा दादा कोई सूरजमल हो जाएगा। इस काम को बंद करो, पैसा लगाओ इन बच्चियों की तालीम पे, बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में भेजो, ज़रूरी हो विदेश में पढ़ने भेजो। और ये जब पढ़ के बड़ी होंगी और कामयाब होंगी तब आपकी इज्जत बढ़ेगी और आपका सम्मान बढ़ेगा। तो मैं आज के मौके पे इसको सबसे महत्वपूर्ण बात मानता हूँ। जस्साराम जी को मैं मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतनी एक बेहतरीन किस्म की संस्थाएं खड़ी की है जहाँ हमारी बच्चियों को पढ़ने का मौका मिल रहा है और हमारी बच्चियाँ पढ़ाई के बाद जहाँ जाना है वहाँ तक जाएंगी। तो इतना मैं निवेदन करना चाहता हूँ। इसके अलावा जो कहना है मुझे वो ये है
कि यहाँ मुझे दिख रहा है कुछ किसान लोग भी हैं और बिना किसानों की बात कहे तो बात मेरी पूरी नहीं होगी, चूँकि मैं उस लड़ाई में फंसा हुआ हूँ। इन बेचारों का कोई पुरसा हाल नहीं है। ये दिल्ली की सीमाओं पे 11 महीने तक पड़े रहे, 4 महीने तक तो इनसे किसी ने बात नहीं की और 700 लोग वहाँ शहीद हो गए। एक कुतिया भी मरती है तो प्रधानमंत्री का शोक संदेश जाता है, लेकिन इनके लिए किसी का शोक संदेश नहीं गया। तो जब मैं दुखी हो गया, बहुत तंग आ गया, तो मैं इस्तीफा जेब में रख के प्रधानमंत्री से मिलने चला गया और मैंने उनको कहा कि साहब इनको किसी तरह निपटवा दीजिए, कुछ ले दे के हटा दीजिए, ये अच्छी बात नहीं है कि ये पड़े और आपको ये दिख रहा कि ये किसान है, ये फलाना किसान है। ये 40-40 गांव के चौधरी हैं, इनकी 40-40 गांव की पंचायतों में बात चलती है, तो इनको किसी तरह आप इज्जत के साथ वापस कर दीजिए। उन्होंने मेरी बात को लाइटली लिया और बोले चले जाएंगे सतपाल, कोई बात नहीं है। मुझे बहुत बुरा लगा, तो मैंने उनको कहा कि देखिए साहब, आप इनको जानते नहीं हैं, ना सिखों को और ना हमारे वालों को। ये ऐसे नहीं जाएंगे, तब जाएंगे जब आप चले जाओगे। और सिखों का मैंने उन्हें बताया कि इनके तो गुरुओं ने अपने 4-4 बच्चे कटवा दिए थे, लेकिन समझौता नहीं किया था। और हमारे वाले तो तीसरे दिन लाल किले पे चढ़े रहते थे, कभी आगरा में चढ़े रहते थे, कभी अकबर की कब्र खोद देते थे। तो ये लोग आप समझें कि ऐसे ही चले जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। आप जितनी जल्दी ये बात मान लें उतना अच्छा होगा। खैर उन्होंने तब तो नहीं मानी, थोड़ी देर से मांगनी और माफ़ी मांग के मानी, लेकिन उसके लिए मैं आभारी हूँ उनका कि उन्होंने तीनों कानून वापस लिए। लेकिन उस वक्त जो उन्होंने वादा किया था कि हम एमएसपी का कानून बनाएंगे, वो आज तक पूरा नहीं हुआ है, ना मुकदमे वापस हुए हैं। तो मेरा भी ये कहना है प्रेस के माध्यम से कि अभी सिर्फ धरने स्थगित हुए हैं, आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। आंदोलन अभी है और ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा होगा। इस देश का किसान दोबारा लड़ेगा और इस बार की लड़ाई निर्णायक होगी, उसमें मैं भी रहूँगा, सब छोड़ छाड़ के। और आप ये समझिए कि जितनी चीज़ किसान पैदा करता है, पिछले 10 साल में उसके दाम कम हुए हैं और जितनी वो खरीदता है उनके दाम बढ़े हैं। और नतीजा ये है कि उसकी खरीदने की ताकत कम हो गई है। वो 1 क्विंटल गेहूं में 3 साल पहले जितना सामान खरीद सकता था, आज उसका 1/3 खरीदता है। लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है हिंदुस्तान में, चूँकि देश दूसरे रास्ते। और मैं आपको बताऊं, ये अखबार वालों को कह रहा हूँ, ये मत लिख देना कि मैं प्रधानमंत्री के विरोध में हूँ, मैं उनका समर्थक हूँ। जब वो गुजरात में थे तो मैं उन्हें बहुत पसंद करता था, चूँकि गुजरात में रहते हुए उन्होंने एमएसपी के पक्ष में चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री को। लेकिन ये जो दिल्ली है, ये पता नहीं क्या करती है आदमी का, दिल्ली में आके वो बदल गए, पहले जैसे नहीं रहे। और मैं वो शब्द तो नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि दिल्ली एक वेश्या है जो पैसे और ताकत के अलावा किसी चीज़ का सम्मान नहीं करती है। तो प्रधानमंत्री जी को अभी भी मैं निवेदन करूंगा कि अभी वक्त है वो एमएसपी लागू कर दें, चूँकि बिना एमएसपी के किसानों का गुजारा नहीं है। बड़े बड़े जो सेठ हैं, एक तो 5 साल में अपने को बताता है मैं प्रधानमंत्री का मित्र हूँ, और 5 साल में दुनिया का 3रे नंबर का अमीर हो गया, जिसका नाम अडानी है। मैं गुवाहाटी के एयरपोर्ट पे आया दिल्ली आने के लिए, तो वहाँ एक लड़की गुलदस्ता लिए खड़ी थी। मैं कहा बेटे आप कैसे, कि मैं अडानी की तरफ से आई हूँ। मैं कहा अडानी का क्या मतलब, कहने लगी एयरपोर्ट अडानी को दे दिया है। लखनऊ का चरण सिंह एयरपोर्ट भी अडानी को दे दिया है। 7 एयरपोर्ट ऐसे अडानी को दे दिए हैं, एयरपोर्ट दे दिए हैं, बड़ी बड़े और संस्थान दे दिए हैं। और आज उसको इतना कर्जा दिलवा दिया गया है कि अगर वो डूब गया तो इस देश के सारे बैंक डूब जाएंगे। तो मैं
ये आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अडानी से भी लड़ाई आएगी और प्रधानमंत्री से भी लड़ाई आएगी, उसके लिए आपको तैयार रहना है। क्योंकि किसानों को, आपके पास क्या था, ये फौज की नौकरियां थी लड़कों की, जाके मर जाते थे, शहीद हो जाते थे। झुंझुनू में मेरी बहुत रिश्तेदारियां, मैं कल झुंझुनू से होके गुजरा हूं, कोई गांव नहीं था जिसके बाहर शहीद की मूर्ति ना लगी हुई। हमारे बच्चे जाते थे, लड़ते थे, मरते थे। अब वो भी मौका हमसे छीन लिया है फौज का, अब हम फौज में भी नहीं जा सकते हैं। तो फौज का, खेती का, किसानी का, जितने हमारे धंधे हैं उन सब पे चोट हो रही है। तो आपके पास कोई रास्ता नहीं है लड़ने के अलावा, आप अपने को लड़ने के लिए तैयार करिए। और मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि मैं सबसे पहले आपकी लड़ाई में आके कूदूंगा, उसमें शिरकत करूँगा। मैं, ये जो एमएसपी है ये आज की लड़ाई नहीं है, ये चौधरी छोटू राम के ज़माने से छिड़ी हुई है। छोटू राम जी आए थे वायसराय से मिलने, तो वायसराय ने कहा कि चौधरी साहब बड़ी लड़ाई, विश्व युद्ध चला हुआ है और हमको बहुत गेहूं की ज़रूरत पड़ेगी फौज के लिए। तो चौधरी साहब ने कहा कि गेहूं की कोई कमी नहीं, मैं कार से लाहौर से आया हूं, बहुत अच्छी फसल खड़ी है, जितना कहोगे मैं दे दूंगा। वायसराय ने कहा कि लेकिन साहब मैं 3 रुपये मन पे लूँगा। छोटू राम जी ने कहा कि ना, गेहूं तो मैं दे दूंगा लेकिन दाम तुम नहीं तय करोगे, दाम मैं तय करूंगा, और मैं 7 रुपये मन से एक आना कम पे नहीं दूंगा, और आप ज़्यादा करोगे तो मैं कहता हुआ चला जाऊंगा किसानों को कि अपनी खड़ी हुई फसल में आग लगा देंगे, एक दाना आपको नहीं मिलेगा। और वो चले गए। वायसराय ने उनके चीफ मिनिस्टर को बुलाया, सर सिकंदर हयात खां उनके चीफ मिनिस्टर थे, और उनसे कहा कि भाई तुम्हारा तो मिनिस्टर बहुत अनाड़ी, वो तो ऐसे ऐसे कह के चला गया। सिकंदर हयात खां साहब ने कहा कि साहब कह के नहीं चला गया, अगर उसने कह दिया तो सारे पंजाब का गेहूं जल जाएगा और आपको कुछ नहीं मिलेगा, लिहाजा बुला के फिर बात कर लो। तो फिर जो दाम चौधरी छोटू राम ने मांगा था वही दाम पे गेहूं खरीदा गया। लेकिन तब से और आज तक दाम तय करने की ताकत वायसराय पे ही है, छोटू राम पे नहीं है, किसानों के पास नहीं है। दाम दिल्ली में तय हो जाते हैं और उस दाम पे भी खरीद नहीं होती है, उस दाम पे भी खरीद ना होके उसको डिस्ट्रेस सेल करना पड़ती है किसान को। अभी वो जो अडानी है उसने बहुत बड़ा गोदाम बना लिया है उसमें पानीपत में, और उसको सस्ता गेहूं लेके भर दिया है। जब वो महंगा होगा तब वो उस गेहूं को बेचेगा। मैं अभी पानीपत के एक गांव में गया था, तो वहाँ एसडीएम डीएम बार बार मेरे कान में पूछते थे कि आप अडानी के गोदाम की तरफ तो नहीं जा रहे हो। मैं कहा क्यों? कहने साहब हमको इंटेलिजेंस की ये रिपोर्ट थी कि आप भीड़ को ले जाके उसका गोदाम जलवाओगे। मैं कहा भाई मैं अभी इतना वो पागल नहीं हुआ हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो जल जाए, मैं नहीं जलाऊँगा। तो ये जो लोग हैं ये किसानों को बाइज्जत रहने नहीं देंगे। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो शाम को खाना खा के टहलने के लिए निकलता था, एक कब्रिस्तान पड़ता था रास्ते में, उसमें एक कव्वाल कव्वाली गाता होता था। मैं रुक जाता था उसकी कव्वाली सुनने के लिए, और वो उसमें गाता था कि खंजर पे कोई बूंद ना कपड़ों पे कोई दाग, खंजर पे कोई छींट ना कपड़ों पे कोई दाग, तू कत्ल करे है कि करामात करे है। तो किसानों का कत्ल बहुत करामात के साथ हो रहा है और इनको पता भी नहीं चलता है। पंजाब में अभी मैं गया था जालंधर, वहाँ एक गांव में मैंने इस बात का जिक्र किया तो सरदार साहब ने कहा कि चौधरी साहब ये मत बताओ, हमें तो ये पता ही नहीं है कि हमारे साथ ये हो रहा, हम तो जहर खा के मर जाएंगे जिस दिन हम हिसाब लगाने लगेंगे। मैं कहा भाई हिसाब तो लगाना पड़ेगा, इसके बिना नहीं काम चलेगा। तो ये जो दाम है एमएसपी, इसको जितनी जल्दी सरकार मान लेगी उतना अच्छा है, वरना बड़ी लड़ाई छिड़ेगी और वो लड़ाई झिलेगी नहीं सरकार पे। और आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि सारा दिन रिश्तेदारियों में, शादी ब्याह में, दावतों में मत खराब करो, लड़ाई के लिए तैयार रहो।
और अब की जब लड़ाई हो तो ये नहीं हो तो दिल्ली के आसपास वाले ही बैठे हैं, सब आओ, हर घर से आदमी आएगा, तब लड़ाई कामयाब होगी। एक और बात मुझे कहनी थी, वो जो 26 जनवरी को लाल किले पे एक सरदार लड़का चढ़ गया और उसने उनका एक निशान साहब होता है जो गुरुद्वारे में टंगता है, वो एक खंबे पे टांग दिया, तो यहाँ के प्रेस और टीवी सब ने इतना शोर मचाया जैसे कोई देशद्रोह का काम हो गया। मैंने इन किसान यूनियन के लोगों से कहा कि बेवकूफ़ो, तुम जवाब नहीं देना जानते हो? जहाँ प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं वो तो वहीं है झंडा, उसे किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया है। और उस लड़के ने वहाँ नहीं फहराया, उसने दूर एक खंबे पे झंडा फहरा दिया। तो मैं कहा ये बताओ, जिसका गुरु तेग बहादुर, उसकी गर्दन लाल किले के दरवाजे पे काटी गई थी, उसकी औलाद को भी झंडा फहराने का अधिकार नहीं है? देश में अगर प्रधानमंत्री के बाद किसी को झंडा फहराने का अधिकार है तो वो सिख भाइयों को है, और उसके बाद अगर किसी का है तो वो हमारे वालों को। ये तो कई बार चढ़ आए लाल किले पे, ये अकबर की कब्र खोद दी थी, उसका दाह संस्कार कर दिया था, तो मैं कहा इनका भी अधिकार है, बाकी किसी का नहीं है। तो मैं बहुत लंबा हो गया, इतना लंबा बोलने की ज़रूरत नहीं थी। कुछ लोग मुझे मशवरा दे रहे थे कि नशे पे भी बोल दो। नशे वालों को क्यों मैं अपने खिलाफ करूं, चूँकि ये तो मानेंगे नहीं, ये तो रास्ता पकड़ लेते हैं तो पकड़ लेते हैं, बर्बाद जब हो जाएंगे तब इससे छूटेंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई लड़के मुझे सुन रहे हों तो इससे बचो तो अच्छा रहेगा, और जितनी जल्दी निकल जाओगे उतना अच्छा रहेगा। मैं कॉलेज में जब पढ़ता था, मेरे साथ जितने प्रेसिडेंट चुने गए थे उनमें से आज एक भी जिंदा नहीं है, सब मर गए। आखिर में अब जो मरा है उसका नाम था तेजपाल सिंह। मैं उसकी 13वीं पे गया तो वहाँ वो आदमी जो हमारे हॉस्टल में बाल काटने आता था, रामपाल उसका नाम था, वो भी आया हुआ था। मैंने उसको कहा, रामपाल भाई अब तो मेरा भी नंबर आ गया है, तो सब गए। उसने कहा जी नहीं, आप नहीं मरोगे। मैं कहा क्यों? कहने लगे ये मौत से नहीं मरे, ये तो दारू से मरे। सब शराब पीते थे, सबके लिवर ख़त्म हो गए थे और सबके बीमारियां हो गई थी, सब उसी में चले गए। तो ये अपनी उम्र को ख़त्म करना, अपनी लाइफ को ख़त्म करना, अपने बच्चों को ख़त्म करना, ये कोई अच्छा काम नहीं है। इससे बचे रहोगे तो अच्छा है। दूसरे जो कुरीतियां हैं, आपके यहाँ का मुझे पता नहीं, हमारे यहाँ तो शादी में 4 छल्ले की गाड़ी मांगते हैं। 20 लाख की, 30 लाख की, 40 लाख की गाड़ी आती है। वो क्यों मांगते हो भाई? दहेज क्यों लेते हो? लेकिन लेते हैं। लड़की अगर आपके है तो आपको पहले तो वैसे ही अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। मैं एक मेरी रिश्तेदार लड़की है, उसके लिए लड़का ढूंढ रहा हूँ, मेरी निगाह में ही नहीं आता। पहले तो ऐसा नहीं मिलता जो दारू नहीं पीता हो, फिर ऐसा नहीं मिलता कि जो काबिल हो, अच्छी नौकरी में हो। तो ये जो मांगते हैं इसको भी रोकना पड़ेगा। बच्ची आपके यहाँ अभिशाप ना बने कि उसको ब्याहने के लिए भी आपको 50 लाख रुपया खर्चा करना पड़े, ये बुरी बात होगी। दूसरे मैं फिर निवेदन करूं कि जो गया था मैं अभी गंगानगर, वहाँ मुझे चौधरी लोगों ने कहा जी इनको ये तो कह के जाओ, आदमी घर में 2 हैं और 15 कमरे का मकान बनाते हैं। मैं कहा भाई ये तो इनकी शान के लिए है। कह ले इसमें क्या शान होती है? तो मैं यहाँ भी कहना चाहता हूँ कि जो बड़ी कोठी ठोकना, इससे कोई शान नहीं है। शान है कि आपकी लड़की बेहतरीन संस्था में पढ़ रही है और पढ़ने के बाद वो बड़े पद पे जा रही है, तब आपकी शान है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि लड़कियों को बढ़ाओगे और पढ़ाओगे तो ये आपकी शान पैदा करेंगी और आपकी इज्जत बढ़ाएंगी। मैं बहुत लंबा भाषण कर गया जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चूँकि यहाँ आया था, जस्सा राम जी की मजदूरी मुझे करनी थी, तो मैं ये सब बातें बोल गया हूँ। ये नहीं पता मेरी कौन बात आपको समझ में आएगी कौन नहीं आएगी, पर फिर कह रहा हूँ किसान भाइयों, अपने बच्चों को तालीम दिलवाओ, इससे ज़रूरी कोई चीज़ नहीं है।
और बच्चों में भी लड़की को दिलवाओ, चूँकि लड़के तो पढ़ेंगे नहीं, चूँकि आप पूछते ही नहीं इनसे कहाँ से आ रहे हो, लड़की से पूछते हो शाम को कहाँ गई थी बेटे। लड़के से पूछने की आपकी हिम्मत नहीं है। इनको पढ़ाओ, इनको बढ़ाओ और लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। लड़ाई आपके सर पे खड़ी है। गांव में कहते हैं कि भाई सोते को तो जगा दे, दड़ मारे को तो जगा नहीं सकते। तो दड़ मत मारो, ये देखो कि सामने हमारी जो एमएसपी की मांग है उसको नहीं माना जा रहा है, और नहीं माना जा रहा है तो हम लड़ेंगे और उस लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। मैं तो इस उम्र में तैयार हूँ। मैं 1 महीने में 6 पब्लिक मीटिंग करता हूँ और 2500 कोस से आता हूँ। मुझे तो चुनाव भी नहीं लड़ना है, कोई पद नहीं है मेरे पास ऐसा जिसमें मुझे वोट की ज़रूरत पड़े, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि किसानों के साथ क्या होने वाला है, इसलिए मैं घूम रहा हूँ। और यहाँ शिक्षण संस्थान में किसानों का जिक्र करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने इसलिए ज़रूरत समझी कि मैं आपको जगा सकूं सोते हुए से, दड़ मारे हुए से, कि देख लो सामने है ये लड़ाई और इसमें लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।